फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं सेक्शन 371 CRPC 332 मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया। तो जब कभी अभियुक्त जो कि विकृत है, ऐसा अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या पुनः लाया जाता है जहाँ की न्यायालय का विचार है कि अब वह विकृतता से ठीक हो गया है और अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, तो न्यायालय उसके संबंध में आगे जाँच और विचारण की कार्यवाही करेगा। और यदि मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय क्या करेगा, उसके संबंध में 367, 368 के अधीन कार्यवाही करेगा। और साथ में यदि ऐसा अभियुक्त व्यक्ति विकृत पाया जाता है और परिणाम स्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असफल रहता है, तो 369 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। आगे है सेक्शन 372 CRPC 333। जब यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त स्वस्थचित्त रहा है, ठीक है, तो जहाँ किसी जांच या विचारण के समय मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त स्वस्थचित्त है, तो अपने समक्ष दिए गए साक्ष्य से उसका यह समाधान हो जाता है या उसका यह विश्वास करने का कारण है। इन दो आधारों पर अगर अब मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त जो है वो स्वस्थचित्त है, तो अभियुक्त ने ऐसा कोई कार्य किया है जो अगर वो स्वस्थचित्तता में करता तो वह अपराध होता, और वो कार्य उस समय किया गया था जबकि वह अपनी चित्त विकृति के कारण उस कार्य के स्वरूप और उसकी प्रकृति को जानने में असमर्थ था कि ऐसा कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, तब मजिस्ट्रेट उसके संबंध में कार्यवाही करेगा और अभियुक्त को विचारण के लिए सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा। अगर उसे लगता है कि विचारण सेशन न्यायालय के द्वारा किया जाना चाहिए। तो जहाँ ऐसे प्रतीत होता है कि अभियुक्त स्वस्थचित्त है और उसने ऐसा कोई अपराध किया है जो कि उसने अपनी विकृत चित्तता के दौरान किया है, जिससे कि अगर वह सच्चित्ता में करता तो वह दोषपूर्ण और विधि के प्रतिकूल होता, तो मजिस्ट्रेट उसके संबंध में आगे कार्यवाही करेगा और उसे लगता है कि विचारण सेशन न्यायालय के द्वारा किया जाना चाहिए, तो उसे सेशन को सुपुर्द कर देगा। आगे है सेक्शन 373 CRPC 334 चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय। तो जब कभी व्यक्ति इस आधार पर दोष मुक्त किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति चित्त विकृति के कारण, ठीक है, अनसाउंड माइंड के कारण अपने कार्य का स्वरूप जिसका वो अपराध किया गया है उसकी प्रकृति जानने में असफल था कि वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, तब यह निष्कर्ष कि उसने वह कार्य किया है या नहीं किया है, उस आधार पर उसे दोषमुक्त किया जा सकेगा। ठीक है, जहाँ ये निष्कर्ष दे दिया कि भाई इसने ऐसा कार्य तो किया है किंतु इसने ऐसा कार्य चित्त विकृति के दौरान किया है, ये इसकी प्रकृति नहीं जानता था, तो ऐसे मामले में उसे दोषमुक्ति का निर्णय दिया जाएगा। सेक्शन 374 CRPC 335 चित्त विकृति के आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। अब जिस व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया गया है उसको एक डिटेन करना, कहाँ करना, एक अच्छे सेफ कस्टडी में। तो जब कभी निष्कर्ष में कथित होता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अभिकथित अपराध किया है और न्यायालय या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष उसका विचारण किया जा रहा है उसे लगता है कि ऐसा कार्य उस असमर्थता के न होने पर जो पाई गई है अपराध होता, अगर उसके चित्त विकृति की असमर्थता नहीं होती तो ऐसा कार्य अपराध की श्रेणी में आता, तब ऐसे व्यक्ति को अगर उसने दोषमुक्त कर दिया है चित्त विकृति के आधार पर, तो उसे क्या निरुद्ध किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्थान और ऐसी रीति से जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय ठीक समझे सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध करने का आदेश देगा। सबसे पहले तो उसे कस्टडी में लिया जाएगा। दूसरा है कि ऐसे व्यक्ति को उसके किसी नातेदार या मित्र को सौंपने का आदेश देगा। ठीक है, अब क्लोज सेकेंड इसका कह रहा है कि जहाँ ऐसे व्यक्ति को धारा 1 के खंड क्रय में निरुद्ध किया जा रहा है, तो वहाँ उसे निरुद्ध किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के नियमों के अनुसार जो नियम बता रखे हैं, जैसी व्यवस्था की जा चुकी है, उनमें ही उसे निरुद्ध किया जाएगा। और क्लोज 3 इसका कह रहा है कि जहाँ उसके किसी नातेदार या मित्र को ऐसे व्यक्ति को सौंपा जा रहा है अभियुक्त व्यक्ति को, तो ऐसा नातेदार या मित्र इस निमित्त आवेदन करता है, तभी न्यायालय ऐसे नातेदार या मित्र को अभियुक्त को सौंपेगा। और सौंपने से पहले इस बात की प्रतिभूति ली जाएगी कि ऐसे सौंपे गए व्यक्ति की जैसे नातेदार या मित्र समुचित देखरेख करेगा। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य को क्षति पहुंचाने से निवारित रखा जाएगा, किसी अन्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। और दूसरा है कि ऐसा मित्र या नातेदार ऐसे व्यक्ति को जब भी कभी राज्य सरकार अपेक्षित करें, ऐसे समय या स्थान पर निरीक्षण के लिए पेश किया जाएगा, ऐसे अधिकारी के समक्ष निरीक्षण के लिए पेश किया जाएगा।
तो सबसे पहले ऐसे नातेदार मित्र को आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ प्रतिभूति देनी होगी। प्रतिभूति किस बात की देनी होगी कि उसकी समुचित देखरेख की जाएगी अनसाउंड पर्सन की, और साथ में ही ऐसा अनसाउंड पर्सन जो है वो किसी अन्य व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचाएगा। और साथ ही में दूसरा क्लोज इसका कह रहा है कि जब भी सरकार चाहेगी, अधिकारी चाहेंगे, तब उसे उस स्थान पर और उस समय पर जब भी निर्दिष्ट किया जाए जो राज्य सरकार के द्वारा, उसे निरीक्षण के लिए पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट या न्यायालय उपधारा 1 के अधीन ये जो कार्यवाही है इसकी रिपोर्ट किसे देंगे? राज्य सरकार को देंगे। आगे है सेक्शन 375 336 सीआरपीसी। भार साधक अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति। तो राज्य सरकार जेल के भार साधक अधिकारी को 369 374 के अधीन अगर किसी व्यक्ति को परिरुद्ध किया गया है तो धारा 376 377 में कारागार के महानिरीक्षक को उन सब कृत्यों में से किसी भी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त कर सकती है। जिन कार्यों को भार साधक अधिकारी को सौंपा गया था वो महानिरीक्षक को भी उन कार्यों को सौंप सकती है, राज्य सरकार की ये शक्ति है। सेक्शन 337 सीआरपीसी 376 बीएनएसएस, जहाँ यह रिपोर्ट की जाती है कि विकृत बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, वहाँ प्रक्रिया। ठीक है, ऐसी रिपोर्ट आई है कि ऐसा जो कोई अनसाउंड पर्सन है वो अपने खुद की सेल्फ डिफेंस करने में कैपेबल है, तो उस पर प्रक्रिया क्या होगी? तो यदि कोई व्यक्ति 369 की उपधारा 2 के अधीन निरुद्ध किया गया, ठीक है, और निरुद्ध व्यक्ति की दशा में कारागार के महानिरीक्षक और लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अगर निरुद्ध किया गया है तो उस व्यक्ति की दिशा में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अधीन मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड यह प्रमाणित करे। ठीक है, जेल में है तो महानिरीक्षक प्रमाणित करेगा, और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत है तो वहाँ का जो बोर्ड है वो ये प्रमाणित करे कि उनकी राय में ऐसा जो व्यक्ति है वो अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है। ठीक है, तो यथा स्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय क्या करेगा? जिसके उस समय जबकि वह नियत करे उसे अपने समक्ष बुलाएगा और साथ में ही उस व्यक्ति के बारे में 371 के अधीन कार्यवाही करेगा। ठीक है, और इन कार्रवाइयों को करने के लिए ऐसे महानिरीक्षक और ऐसे जो बोर्ड है उनके द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है उसे साक्ष्य के तौर पर ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, आगे है सेक्शन 377 सीआरपीसी 338, जहां निरुद्ध व्यक्ति विकृत व्यक्ति छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है, वहाँ प्रक्रिया। तो यदि कोई व्यक्ति धारा 369 जहाँ की ऐसा निरुद्ध व्यक्ति है जो कि विकृत था और वो छोड़े जाने की योग्य घोषित किया जा चुका है, तो वहाँ क्या प्रक्रिया होगी? तो जहाँ की कोई व्यक्ति धारा 369 की उपधारा 2 या 374 के अधीन निरुद्ध किया गया है, ठीक है, और वहाँ महानिरीक्षक और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम का जो परिदर्शक हैं उनके विचार में ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के खतरे के बिना छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो राज्य सरकार क्या करेगी? ऐसे व्यक्ति के छोड़े जाने या उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रखने के लिए जहाँ की उसे भेजा गया था, तो ऐसे स्थापन के लिए तो वह इन चीज़ों के लिए एक न्यायिक और 2 चिकित्सा अधिकारियों का एक आयोग नियुक्त करेगी कि क्या ऐसे व्यक्तियों को छोड़ा जाना चाहिए। जहाँ की राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट आई है महानिरीक्षक की और परिदर्शक की जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत है कि निरुद्ध व्यक्ति जो है वो किसी अन्य व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचाएगा, उसकी मानसिक हालत ठीक है, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले एक कमेटी गठित की जाएगी जिसमें कि एक न्यायिक और 2 चिकित्सा अधिकारी होंगे। ऐसा आयोग ऐसा साक्ष्य लेकर जो आवश्यक हो ऐसे व्यक्ति के चित्त की दशा को यथारीति जांच करेगा, राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा कि उसके छोड़े जाने या निरुद्ध रखे जाने का जैसा वह ठीक समझे आदेश दें। अब ये जो आयोग गठित किया गया है ना, ये आयोग जो है एविडेंस कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके इसकी जांच करेगा और जांच करके स्टेट गवर्नमेंट को इस बात की रिपोर्ट देगा कि क्या ऐसा व्यक्ति छोड़ा जाना चाहिए अथवा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आगे है सेक्शन 378 सीआरपीसी 339 नातेदार या मित्र की देखरेख के लिए विकृत व्यक्ति का सौंपा जाना। अब किसी नातेदार या मित्र को विकृत व्यक्ति की देखरेख के लिए सौंपा जाना, तो जब कभी 369 374 के उपबंधों के अधीन
कोई नातेदार या व्यक्ति ऐसा चाहता है, ऐसा आवेदन करता है कि इस अनसाउंड माइंड पर्सन को उसे सौंप देना चाहिए, इस निमित्त वो आवेदन करता है, तो राज्य सरकार सबसे पहले क्या देखेगा? राज्य सरकार सबसे पहले प्रतिभूति लेगा। और प्रतिभूति किस बाबत लेगा? कि ऐसे व्यक्ति की समुचित देखरेख की जाएगी और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य को क्षति न पहुंचाए, क्षति पहुंचाने से निवारित किया जाएगा। और साथ ही में राज्य सरकार ये भी देखेगी कि ऐसा व्यक्ति जो है ऐसे अधिकारी के समक्ष ऐसे समय और स्थान पर, जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, निरीक्षण के लिए पेश किया जाए। और साथ ही इसमें ये क्लोज भी ऐड कर दिया कि ऐसे जो अनसाउंड पर्सन सौंपा गया है, ऐसा व्यक्ति जो कि निरुद्ध था और उसके नातेदारों ने इस निमित्त आवेदन किया है कि उन्हें सौंप दिया जाए, तो उनसे ये भी उपेक्षा की जाएगी नातेदार और मित्र से कि वो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष जब भी इस निमित्त बुलाया जाए तो उसे हाजिर किया जाए। ऐसे सौंपने का भी उसे आदेश देगी। ये 3 क्राइटेरिया पर ही प्रतिभूति लेकर के छोड़ा जाएगा। क्लोज सेकेंड है कि यदि ऐसे सौंपा गया कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए अभियुक्त है जिसका विचारण विकृत होने और अपने प्रतिरक्षा में असफल होने के कारण मुलतवी कर दिया गया, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति अभियुक्त है और उसका विचारण किस लिए पोस्टपोन कर दिया कि वो अपनी प्रतिरक्षा करने में असफल है। और 1 के खंड 6 में निरीक्षण अधिकारी किसी भी समय यह प्रमाणित कर देता है, ठीक है, कि ऐसा व्यक्ति प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय क्या करेगा? उसके नातेदार और मित्र से जिससे कि ऐसा अभियुक्त सौंपा गया है, उसे ये अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष जो समय बताया गया है उस समय पेश करें और उसके निमित्त कौन सी कार्रवाई की जाएगी? सेक्शन 371 में हम जो पढ़कर आए हैं वो कार्रवाई की जाएगी। और इस कार्रवाई में प्रमाण पत्र के तौर पर साक्ष्य कौन सा लिया जाएगा? निरीक्षण अधिकारी का प्रमाण पत्र साक्ष्य के तौर पर ग्रहण किया जाएगा। निरीक्षण अधिकारी ने जो प्रमाण पत्र दिया है कि ऐसा व्यक्ति अब स्वस्थचित है, तो इस बात का प्रमाण पत्र एविडेंस के तौर पर लिया जाएगा और फिर उसके संबंध में 371 के अधीन कार्रवाई की जाएगी। चैप्टर 28 कल देखते हैं।